जय हिंद दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम चर्चा करने वाले हैं पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी आईएमपी प्रश्नों पर, जो आपकी परीक्षा के लिए एक ऐसे प्रश्न साबित होंगे कि आप समझ लें कि नींव का पत्थर रखने वाले प्रश्न हैं। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हम डेली 8 बजे की क्लास में चर्चा करते हैं। आज पुनः 30 प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं और तैयार हो जाइए उत्तर बताने के लिए। दोस्तों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर हम अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं, पढ़ाई को, स्टडी को आपकी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करके तो हमसे जुड़ ही गए होंगे। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें यदि नहीं किया हो और नए आए हो चैनल पर, और अपनी स्टडी को मजबूत बनाएं। शुरुआत करते हैं। उत्तर बताने के लिए तैयार रहना। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अवतल दर्पण जो होता है उसके अत्यंत निकट यदि हम सामने कोई बिंब को रख दें तो कैसा प्रतिबिंब पड़ता है? जल्दी से बता दीजिए उस बिंब का प्रतिबिंब कैसा पड़ेगा। तो वह पड़ेगा आभासी, सीधा एवं आवर्धित। कैसा पड़ता है? आभासी, सीधा एवं आवर्धित। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार प्रश्न है दोस्तों। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए चूकना मत। एक और बात लोग पूछ रहे थे, सर हमें इसकी पीडीएफ चाहिए। सबसे ज़्यादा मांग हो रही हमारे नोट्सों की पीडीएफ की। हर कोई कह रहा सर इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, क्या होगा? तो दोस्तों आज बता दे रहा हूँ। मैं कई दिन से बोल रहा था कि हम 5 तारीख को, ठीक है, कितने 5 फरवरी को अपना टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम होगा टॉप 50 स्टडी। क्या नाम होगा दोस्तों? टॉप 50 स्टडी। चैनल के ही नाम पर टेलीग्राम चैनल होगा। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे टॉप 50 स्टडी तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उस चैनल से जैसे ही जुड़ जाएंगे दोस्तों, और फिर आपके लिए पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपके हर सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना? अब इस बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि आपको कैसी पीडीएफ चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? ठीक है, जीवों की जहाँ पर विविधता पाई जाती है, कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसका हॉटस्पॉट निम्न में से कौन है? तो आपको बताने वाले हिमालय। ठीक है, वहाँ पर हर प्रकार के जैव पाए जाते हैं। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है या राजकीय पशु कौन सा है? राजस्थान राज्य का राजकीय पशु आपको बताना है। तो आप देखें, पहला ऑप्शन बाघ है, आगे 3 ऑप्शन ए हैं। अब अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में क्या पाया जाता है दोस्तों? रेगिस्तान। और रेगिस्तान में क्या चलते हैं? ऊंट। तो राजस्थान का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? ऊंट। ठीक है, ठीक है, तो राजस्थान का ऊंट हो गया। ऐसे सब राज्यों के क्रम से लेके आएंगे। कोई भी राज्य का आपका पूछ ले, आप पे बनना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन यहां पर दिए गए हैं दोस्तों। धातुओं से संबंधित एक कथन है। धातु के बारे में आपने यदि पढ़ा हो तो आपको बताना है कि कौन सा कथन यहां पर सही है। जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि इनमें से सभी धातुएं तन्न होती हैं, एक कथन सही नहीं है। सभी धातुएं तन्न, गलत। सभी अधातुएं तन्न होती हैं, गलत। अधातुएं तो वैसे नहीं। सामान्यतः धातुएं तन्न होती हैं, सही है। ठीक है, सामान्यतः धातुएं कैसी होती हैं? तन्न होती हैं, सही है। अगला है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, आपको बता दें तो वायु प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। तो पहला जिसमें दिया है वाहन। तो वाहन से क्या धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। अगला है उद्योग। ठीक है, तो उद्योग से आपको बता दें कि उद्योग से भी धुआं निकलता है, उससे ही वायु प्रदूषण होता है। और धूल के कणों से ही वायु प्रदूषण होता है। ठोस अपशिष्ट जो होता है, ठीक है, किसी पदार्थ का ठोस, मान लो बड़े बड़े पत्थर हैं तो उनसे कोई वो नहीं होगा, ठोस कोई वस्तु उससे नहीं होता है। बाकी इन 3 से होता है। शब्द के अर्थ समझ जाएंगे ना दोस्तों, तो उत्तर अपने आप बनेगा। ठीक है ना? चलो और देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? रामसर जो घोषणा के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसकी सूची में कौन सा नम क्षेत्र नहीं है? 3 तो हैं। तो आपको बता दें कि रामसर घोषणा की सूची में बुलर झील नम क्षेत्र है, रुद्र सागर झील भी नम क्षेत्र है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी नम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर हो जाएगा राजमसंद झील। राजमसंद झील जो है वह नम क्षेत्र नहीं है। ठीक है, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो जल विद्युत तो है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सब नवीकरणीय संसाधन है। हाँ, प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन नहीं है।
विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिसमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विषय की परिभाषा किसने दी? परिभाषा से एक या दो प्रश्न आते हैं। तो अभी परिभाषा जो है कि विज्ञान को प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के मध्य संबंध का तार्किक अध्ययन किन्होंने कहा है, तो आपको बता दें कि जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, WC डैम्पियर ने कहा है। ठीक है, WC डैम्पियर महोदय ने कहा है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, मैंने बता दिया है PDF के लिए, तो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? उद्यान कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो आपको बता दें कि उद्यान जो कृषि होती है हार्टिकल्चर में, किसमें किया जाता है? हार्टिकल्चर में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? आप प्राथमिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं तो उस आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य कौन सा है? जल्दी से बता दें। तो पहला यहाँ पर दिया विज्ञान के तत्वों, सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, ये तो है ही। प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ये भी है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों का आत्मसात करना, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पर। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ऐसे पिछले बहुत सारे हमारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं इसी प्रकार के प्रश्नों के। आपने ना देखे हों तो यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी और उनको जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। इसी चैनल से तो हम पढ़ ही रहे हैं हाँ देखें, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का आपको सिद्धांत बताना है तो आपको बता दें कि आवश्यकता का सिद्धांत तो है, उपयोगिता का सिद्धांत भी है, जीवन से संबंधित होने का भी सिद्धांत है। तो उपर्युक्त सभी यहां पर ठीक हो जाएगा। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? बेरी 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 IMP, मतलब जिसको 3 बार हमने बेरी IMP कह दिया, मतलब इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना अभी से। तो आपको बता दें कि नाइट्रोजन तो नहीं है, मीथेन भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है। अब आप यदि हमारे पूरे पाठ्यक्रम से पढ़ रहे होंगे दोस्तों, तो हमने बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, बड़े अच्छे से बताया था, 2-3 बार बोल करके बताया था। तो इसका उत्तर तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब मैं चाह रहा हूं कि पहले आप कमेंट में उत्तर दें कौन सी गैस उत्तरदायी है। आप कितने अपनी पढ़ाई के प्रति उत्तरदायी हैं ये हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका उत्तर बताएं। नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में मैं आपको इसका उत्तर बता दूंगा कि दोस्तों पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी उसका उत्तर ये था। जो सही बताएगा उसके कमेंट को लाइक किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कौन सी गैस उत्तरदायी है। प्रायोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, शिक्षण की विधियां होती हैं, उनमें प्रायोजना जो विधि है तो उसमें आपको बता दें कि मुख्य 6 सोपान होते हैं। कितने होते हैं? 6 सोपान होते हैं प्रायोजना विधि में। अगला है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। छोटी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के विषय में रुचि उत्पन्न करनी है कि बच्चों को रुचि आए, तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे छोटे बच्चों के लिए? तो आपको बता दें कि छोटे बच्चे आगमन विधि से नहीं समझेंगे, रटा करके भी उनको काम नहीं होगा, निगमन का भी काम नहीं चलेगा, मनोरंजन एवं खेल विधि से होगा। किससे होगा? मनोरंजन एवं खेल विधि से होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन अब ऐसे प्रश्न पूछना कम कर दिया है क्योंकि कितनी परीक्षाओं में पूछे गए हैं इन विधियों से जो इसका उत्तर है उसके संबंध। फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, उसकी भाषा बदल देते हैं वो लोग पूछने में। ठीक है, तो वो समझ जाइएगा। देखें, तो विशिष्ट से जो सामान्य सिद्धांत है वह आगमन विधि में होता है। ठीक है, आगमन और निगमन का हमने ट्रिक बताई थी कि आगमन जो विधि है इसमें पहले उदाहरण आता है, बाद में नियम आता है, और निगमन में पहले नी है तो पहले नियम आता है, बाद में उदाहरण आता है। ठीक है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि चलती है? आगमन विधि। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? प्रक्षेपित सामग्री पूछ रहे हैं यहाँ पर,
तो बुलेटिन बोर्ड OHP। चलो मैं चाह रहा हूँ कि 2 आपको आंसर दिखाए नहीं, कमेंट में फटाक से उत्तर बोल दो, 2 में से एक है। पढ़ा होगा तो राइट बोल दो, नहीं तो तुक्का लगा दो। इससे आपको पता चलेगा कि तुक्का लगाने में आपकी किस्मत कैसी है। ठीक है, कमेंट में जल्दी से तुक्का लगाएं, ना पढ़ा हो तो, और पढ़ा है तो राइट बता दें। मैं तो चाहता हूँ तुक्का लगाने की ज़रूरत है नहीं, बताएं, आप राइट बताएं। फिर भी आप देख लें एक बार तुक्का लगाने में क्या होता है, पेपर में कई बार लगाना पड़ता है तो अनुभव हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो आपको बता दें कि कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है, तो OHP है। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता क्या है? सरल भी है लेकिन कई बार पूछा जाने वाला भी है। तो आपको बता दें कि अच्छे जो प्रश्न पत्र होता है उसमें वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है। तो ये दोनों इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। व्यापकता एवं विस्तृतता बिल्कुल नहीं होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, व्यापकता विस्तृतता होगी बेकार हो, प्रश्न पत्र की जगह उत्तर पत्र कहलाने लगेगा, बड़ा नहीं है। तो वैधता, विश्वसनीयता, कई बार वस्तुनिष्ठता भी साथ में आ जाता है। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बाल विवाह निरोध अधिनियम, क्योंकि 18 वर्ष है बालिकाओं की उम्र विवाह की, और जो बालकों की वह 21 वर्ष। लेकिन पहले क्या होता था, 10, 12, 8 वर्ष में भी विवाह कर दिया जाता था। तो बाल विवाह निरोध होना चाहिए, विरोध हो गया, निरोध अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपको बता दें 2006 में पारित किया गया था। कौन सी विशेषता परिवार में नहीं है? यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं, ये हैं, तो ये परिवार में नहीं होती हैं, वो विशेषता आपको बतलानी है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, ये तो परिवार की विशेषता है भाई, कौन रहती हैं। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, ये कोई विशेषता नहीं होती। वो तो भाई जैसे जिसको जैसे अपनी आय करना हो, कोई एक भी कमा रहा तो कोई दिक्कत नहीं। वे समान आवास, भोजन एवं समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, एक ही परिवार में रहे। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व भी जरूरी है। ठीक है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ठीक है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना जल्दी से बता दीजिए, आपको डेट भी बतानी है और सन भी बताना है। तो आपको बता दें कि यह स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1994 को। अब दोस्तों एक बात मैं बोल दूं कि यदि लाइक ना किया हो तुरंत एक बार लाइक पर फटाक से क्लिक मार दीजिए। लाइक करना आपका काम है, कमेंट करना आपका काम है, और पढ़ाना मेरा काम है। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करिए, दोनों का काम बन जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। हाँ देखें, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? बागवानी कर रहे हैं तो किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी होगा? तो आपको बता दें कि बागवानी के लिए जो उर्वरक उपयोगी होता है वह होता है वर्मी कंपोस्ट। कौन सा? वर्मी कंपोस्ट। कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छे से बिल्कुल देखिएगा, वस्त्र का प्रकार एक तरफ लिखे हैं और एक तरफ राज्य लिखे हैं, किस राज्य में किस वस्त्र के किस प्रकार के वस्त्र होते हैं। ठीक है, तो देखो फिरन जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, फिरन प्रकार के वस्त्र, ये तो सही है। अगला है पानो भाजू पश्चिम बंगाल में, देखने में लग रहा है लेकिन ये गलत है, याद रखिएगा। राहीदे हिमाचल प्रदेश में सही है, फुलकारी पंजाब में सही है। तो 20 का उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सही। फुलकारी पूछा जाता है कई बार, तो ये पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता है? ठीक है, कौन सा पत्थर है कि फर्श बनाने में, ठीक है, फर्श जो बनता है उसमें यूज नहीं होता। इन 4 में से कौन सा पत्थर नहीं होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बता दें संगमरमर तो होता है, संगमरमर आप कई घरों में लगा रहता है। कोटा स्टोन भी चलने लगा है, सैंड स्टोन भी चलने लगा। घिया पत्थर, सेल खड़ी जो होता है उसका प्रयोग, ठीक है, फर्श बनाने में नहीं किया जाता, बाकी 3 का किया जाता है। हर राज्य से अलग अलग हम पीडीएफ में अलग अलग प्रश्न लाते हैं। इस पीडीएफ में राजस्थान के ज़्यादा हैं, किसी में और किसी के ज़्यादा होंगे। ऐसे राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या बता दीजिए जल्दी से। हाँ, इन 3 में से ही उत्तर है। ठीक है, तो राजस्थान में आपको बता दें कि लोकसभा जो सदस्यों की संख्या है वह कितनी है, तो वह है 25। अब 2 मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की और उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की संख्या आपको कमेंट में लिखनी है। किसके? आप ऐसे लिख दीजिएगा MP
और यहाँ संख्या लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा यूपी और संख्या लिख दीजिएगा कमेंट में, जरूर से लिखना है दोस्तों। जितना बोला जाए उतना ही करते जाए तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है, मेला और राज्य, वेरी वेरी IMP समझ लेना। अब देखना किस राज्य में कौन सा मेला लगता है उससे संबंधित प्रश्न है, तो सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है। अंबाजी मेला गुजरात में लगता है, सही है, बिल्कुल राइट है। अंबाजी कहाँ पर लगता है, गुजरात में। माघ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, बिल्कुल सही है। माघ मेला कहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश में। अगला है नैना देवी मेला असम में, गलत है। बेणेश्वर मेला राजस्थान में, सही है। बेणेश्वर राजस्थान में, माघ उत्तर प्रदेश में, अंबाजी गुजरात में। इस प्रकार से इसको लगा लीजिएगा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है, जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है वह है डीडवाना में। कहाँ पर है, डीडवाना में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ भारत में, जल्दी से बता दीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में, ठीक है ना। आगे, मलेरिया रोग होता है, किस कारण से होता है मलेरिया, महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई दोस्त बोलते हैं सर आपसे जुड़ना है, क्या करें, कुछ मत करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की सारी जानकारियाँ करना सब हम इस चैनल के माध्यम से बताते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम में हमने जो बोला है कि हमारा ऐप 5 तारीख को लॉन्च होने वाला है, टेलीग्राम चैनल 5 फरवरी के बाद यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत कर लीजिए, नहीं तो 5 तारीख को आप टॉप 50 स्टडी जैसे ही सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको चैनल मिलेगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मलेरिया रोग आपको बता दें कि वह होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के माध्यम से, ठीक है, के कारण होता है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं, ठीक है। पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ पर मिलते हैं, तो आपको बता दें कि वह मिलते हैं श्वासनिका में। कहाँ पे, श्वसनिका में मिलते हैं, ठीक है। श्वास लेते हैं वहाँ अनिका, श्वसनिका में। निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है, सरल ऊतक नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको क्या करना है, वीडियो पूरा होने के बाद एक प्लेलिस्ट आपको यहीं स्क्रीन पर मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। पिछले पार्ट देखना हो तो यूट्यूब पर टॉप 50 स्टडी सर्च करेंगे तो भी क्रम से मिल जाएंगे। इस वीडियो को कम से कम, जैसा कि मैं बोलता हूँ, 3 लोगों तक आपको शेयर करना है, इतना काम आपको करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है, जाइलन पेरेनकाइना और कालेनकाइना या स्क्लेरेनकाइना, इतने अच्छे अच्छे नाम हैं। तो आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा जाइलन, ठीक है। सरल ऊतक नहीं है, बाकी 3 हैं। इस प्रकार से अब देखो, जो नाम सरल था वो सरल ऊतक नहीं है, बाकी नाम कठिन है, सरल ऊतक हैं, ठीक है। चलो अगले वीडियो में पुनः चर्चा करेंगे। PDF आपको भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, पर्यावरण हो चाहे आपके अन्य सब्जेक्ट हो। आपको सब्सक्राइब करके जुड़ना है, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और आगे शेयर तो करना ही है, इस बात को याद रखिए। तो पुनः मुलाकात करेंगे कल। जय हिंद।